Assalamu alaikum class. Today our topic is physical change. We study the chapter that is physical and chemical change, chapter 9. और इस चैप्टर के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फिज़िकल चेंजेस. Physical changes alter a material without changing its chemical makeup. It's called physical changes. यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो सब्सटेंस है उसकी फिजिकल नेचर चेंज हो जाए लेकिन उसकी केमिकल नेचर में किसी भी किस्म का चेंज ना आए, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज में जो मेथड्स इंक्लूड होते हैं दीज आर कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, बेंडिंग, ब्रेकिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसिंग एंड डिसॉल्विंग. दीज आर द मेथड्स विच आर इन्वॉल्व इन एनी फिजिकल चेंज. इसकी एग्जांपल आप सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी वाटर है. वाटर को जब आप उसका टेम्परेचर कम करते हैं और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, दैट्स मीन उसकी स्टेट चेंज हो गई. अब वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. तो सिर्फ उसकी क्या चेंज हुई है, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है. अदरवाइज जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन अभी भी वही है जो लिक्विड फॉर्म में होते हुए उसकी केमिकल कंपोजिशन थी. जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, तो ये H2O लिक्विड फॉर्म में भी उसका फार्मूला रहेगा और सॉलिड फॉर्म आइस में भी जब वो होगा तो उसका केमिकल फार्मूला सेम एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि H2O. इट्स मीन उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है. पहले भी उसका में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे और अब भी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, लेकिन उसकी सिर्फ फिजिकल नेचर जो है वो उसकी चेंज हो गई. इसी तरीके से जब वाटर को लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद होता है, जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. अब वो गैशियस स्टेट में आ गया, यानी कि उसकी स्टेट तो चेंज हो गई है लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में किसी किस्म का चेंज नहीं आया. ठीक है, सो दैट इज़ द फिज़िकल चेंज. फिज़िकल चेंज जो है वो अमूमन रिवर्सिबल भी होते हैं. ठीक है, फिज़िकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल भी होते हैं, यानी कि वो दोबारा से अपनी पहली वाली हालत में भी लाए जा सकते हैं. बट नॉट ऑल फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, बट मोस्टली द फिज़िकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल हो सकती हैं. तो जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शन की आपको बताई गई है. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को जब वाटर ऐड किया जाता है, सॉरी उसमें से वाटर जो है वो उसमें से गिवन ऑफ यानी कि निकाल लिया जाता है, तब वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में की फॉर्म में जब होता है उसमें से अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलहदा कर देते हैं तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाता है और वाटर उसमें से अलग हो जाता है. और यही रिवर्सिबल रिएक्शन भी है. जब वाटर को सप्लाई किया जाएगा या ऐड किया जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में तो वो दोबारा से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन एक सिंगल लाइन से शो किया जाता है जिसके दोनों तरफ एरो मौजूद होते हैं जो कि रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करते हैं. केमिकल चेंज इज द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. ठीक है, रिएक्शंस के बाद न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि टोटली डिफरेंट होते हैं उन सब्सटेंसेस से जो कि प्रोसेस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में चार चीज़ें होती हैं. अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड विच लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस यू स्टार्टेड विद. यानी कि एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि डिफरेंट होता है उस सब्सटेंस से जो कि शुरू में यूज़ होते हैं. एनर्जी, usually heat energy is given out or taken in during the reaction. Number 3 point, the energy may be impossible to reverse. In other words, most reaction chemical changes are non reversible. ज़्यादातर non reversible changes होते हैं. Although the atom of each element combine in different ways, the same atom that were there at the start are there at the end of the reaction. Because of this, the total mass stays the same.
Understand? So these are the four things which happen in the chemical changes. ठीक है, तो ये क्या है, आपकी केमिकल चेंजेस हैं। आज जो हम अपना टॉपिक आपको मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने रिएक्शन समझ लिए, इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं शुरू में, यानी कि रिएक्शन के शुरू में जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और रिएक्शन के बाद जो न्यू चीज़ें सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर involved in the start of the reaction, ठीक है, and products are those substances which are obtained after the reaction, so these are reactants and products. अब आ जाइए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिनके दौरान एनर्जी रिलीज होगी या हीट एनर्जी जिसमें निकलती है जिन रिएक्शंस के दौरान, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। दोबारा बता रही हूँ, और से सुन लीजिए, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे यही चीज़ें पूछूंगी, तो आप अगर समझ के पढ़ेंगे, इस वक्त समझेंगे, तभी आप मुझे आंसर दे पाएंगे। सो प्लीज़ इसको ज़रा अच्छी तरीके से सुन लीजिए। वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान हीट एनर्जी निकलती है, a reaction which give out heat, that reaction is called exothermic reaction। ठीक है, ऐसे reactions क्या कहलाते हैं? exothermic reactions कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम इज अ सिल्वरी ग्रे मेटल। इफ यू होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इन अ फ्लेम फॉर अ फ्यू सेकेंड, इट विल सडनली बर्न विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। अगर आपको मैग्नीशियम को बर्न करना हो ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जब आप उसको ऑक्सीजन उसको सराउंडिंग से अवेलेबल होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बर्न करता है मैग्नीशियम, उसको हीट प्रोवाइड करी जाती है, तब वो क्या करता है? एकदम से बर्न होता है और उसके साथ वाइट लाइट उसमें से इमिट होती है, यानी कि बर्निंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और साथ में वो लाइट भी इमिट करता है। दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये बर्न हो रहा है और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इस हीट प्रोड्यूस करने की वजह से ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाइट पाउडर बनाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको रिएक्शन को देखें नीचे की तरफ, ये देखिए जो इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या हुआ? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया, आपने हीट प्रोवाइड करी, हीट दी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के दौरान एक बर्न होता है ये, और साथ में लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि वाइट फ्लेम इसमें से निकलता हुआ आपको फील होता है। ठीक है, सो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसे तमाम एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जिसमें कि मैग्नीशियम और सल्फर यूज़ होता है, जो कि फायर वर्क्स में भी यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा वो हम पटाखे फोड़ने में इसमें जो होते हैं, वो एक आवाज़, एक साउंड निकलती है और साथ में लाइट और निकलती है, उसमें से बर्स्ट होता है, वो बर्न होता है, जिसके बाद उसमें से लाइट भी इमिट हो रही होती है और उसमें से फायर भी इमिट होती है फायर वर्क के दौरान। ठीक है, तो ये जो ऐसे तमाम रिएक्शन जो हैं वो कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके दौरान लाइट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिनके दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हो, दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो तमाम रिएक्शन जिनमें एनर्जी यूज्ड हो,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही बल्कि एनर्जी क्या हो रही है, यूज्ड हो रही है, या हीट एनर्जी जो है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट हीट। सो वो रिएक्शन जिनमें हीट इस्तेमाल हो, टेकन की जाए, यानी कि रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी का इस्तेमाल हो, ऑल दैट ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि सनलाइट की एनर्जी को प्लांट यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सनलाइट की एनर्जी जो है वो यहाँ पर यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है इस रिएक्शन में। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसके अलावा जब फ्यूल बर्न होते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, आपको पता है कि बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं जो कि बर्न किए जाते हैं, जैसे कि वुड है, कोल है, ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ये तमाम जो फ्यूल्स हैं ये अमूमन क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन ऐसे तमाम कंपाउंड्स को कहेंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। तो जब इन हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो वो कार्बन, अमूमन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में कुछ ना कुछ यूजफुल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रही है, यूजफुल एनर्जी। ये आप देख लें कि मुख्तलिफ आपको इक्वेशन दिखाई गई हैं। मीथेन को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज अमोनिया। What is ammonia? Ammonia is very useful chemical substance. This strong smelling colorless gas, ठीक है, ये बहुत तेज स्मेल वाली कलरलेस गैस होती है, यानी कि इस गैस का कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसकी स्मेल बहुत तेज होती है जो कि फील करी जा सकती है। और अमूमन इसका फॉर्मूला क्या है, NH3, यानी कि नाइट्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम मिलकर जो है वो अमोनिया गैस बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका भी यही है कि नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को जब हम कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट आयरन की मौजूदगी में, यानी कि हॉट आयरन भी रिक्वायर्ड है लेकिन हॉट आयरन यूज नहीं हो रहा इस पूरे रिएक्शन में, इट इज़ यूज्ड एज कैटालिस्ट। ये एक कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा होता है इस रिएक्शन में, और इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करने में हेल्प कर रहा होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो इन द रेशियो ऑफ 1:3 ये कंबाइन होते हैं और अमोनिया गैस बनाते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है। ठीक है, कैटालिस्ट आपको बताया कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को कैटालिस्ट कहा जाता है जो कि रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं और जो रिएक्शन को प्रोसीड होने में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन ये पूरे रिएक्शन के दौरान यूज्ड नहीं होते, इस्तेमाल नहीं होता इनका, यानी कि चेंज नहीं होते। जैसे शुरू में रिएक्शन के मौजूद होते हैं, इसी तरीके से रिएक्शन के आखिर में भी उसी तरीके से ये रहते हैं कैटालिस्ट, इनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता, ये सिर्फ रिएक्शन को जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड होने में हेल्प कर रहे होते हैं रिएक्शन को। तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, कैटालिस्ट। अगर इस रिएक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर हॉट आयरन जो है वो एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा है। जो अमोनिया गैस होती है ये अमूमन फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ होती है। एक्सप्लोसिव मटेरियल, यानी कि जो धमाका पैदा करने वाले मटेरियल होते हैं एक्सप्लोसिव, उनमें इस्तेमाल होती है। इसके अलावा प्लास्टिक्स में इस्तेमाल हो रही होती है और ये बहुत तेज़ स्मेल होती है। तो अमूमन इसकी स्मेल जो है वो यूज़ करी जाती है ऐसे लोगों के लिए जो कि बेहोश हो रहे होते हैं, फेंट हो रहे होते हैं, उनको सुंघाई जाती है इसकी स्मेल। तो और इसके अलावा ये जो है फ्लूइड, क्लीनिंग फ्लूइड, यानी कि आप कह सकते हैं ब्लीच वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं अमोनिया, जो कि ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए घरों में इस्तेमाल होते हैं, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो अमोनिया इसके अलावा फर्टिलाइज़र में यूज़ हो रहे होते हैं। फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र जो है वो
प्लांट को की बेटर ग्रोथ के लिए जो है वो ऐड किए जाते हैं सॉइल में, ताकि जो है वो प्लांट्स जो हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और तमाम जो अमोनिया वगैरह है या जो नाइट्रोजन उनको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उनको ऐसे फर्टिलाइज़र से अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो मैं चाह रही थी कि आपके इस आज के लेक्चर में कवर हो जाएं. So that is the end of your